मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को। और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप टाइम पे क्लास ऑनलाइन हो जाया करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो अगला जो शेड्यूल रहता है वो बिगड़ता है। तो आप लोग कल 9 बजे प्लीज़ क्लास को ज्वाइन जरूर करें और सबको बता भी देना। तो आवाज़ क्लियर आ रही है कल्पना? यस सर। ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था, वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। दूसरा ये है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और हम लोगों का मेन पर्पस भी ये है कि आपको क्लास समझ में आने के साथ साथ याद भी होता जाए। तो इसलिए मैं दोबारा उसको फिर से एक 5 मिनट का क्विक रिवीजन डेली हम लोग कर ही रहे हैं। तो पिछली क्लास जो हमने कल छोड़ी थी उस क्लास को आप देखिएगा। मैं आपको 1813 से लेकर 1823 तक जो बंदा रहा था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसे द्वितीय बोला था मैंने। तो मैंने कल आपको पिंडारियों का थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट हो गया था। पिंडारियों एक्चुअली में जो क्या थे, पिंडारियों का दमन जो मैंने बताया था कल 1718 से लेकर 1824। तो एक तो सन आप उसको 1818 से 22 की बजाय 24 कर लेंगे, क्योंकि 24 में जाके उसका क्या होता है, अंत होता है। और पिंडारियों का दल क्या था, एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम लोगों का एक ऐसा दल था जो अंग्रेजों की संपत्ति को लूट कर वो गरीबों में बांट दिया करते थे। और वही चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उसमें उत्तर की कमान एक मुस्लिम व्यक्ति के पास थी और दक्षिण की कमान एक अंग्रेज टाइप का नाम है उस व्यक्ति के पास थी। लेकिन इसका दमन जब होता है 1824 में, तो जो इनका मुख्य नेता रहता है, मोहम्मद वासेक करके नाम रहता है उसका, तो उसको सिंधिया के वहां पे वो शरण लेता है। लेकिन सिंधिया उसको क्या करता है, अंग्रेजों को हवाला कर देता है। इसलिए 1824 में जाकर पिंडारियों का दमन होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये याद रखना, कल मैंने अंग्रेज बता दिया था, तो एक्चुअली में अंग्रेजों को लूटने वाले लोग थे वो ये पिंडारियों का मतलब एक दल था। हिंदू और मुस्लिम दोनों उसमें शामिल थे और ये भारतीय लोग थे, और ये अंग्रेजों की संपत्ति को लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। ये उसका फैक्ट है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1823 से 1824 का ये फैक्ट याद रखना। अगला फैक्ट है मराठा संघ का अंत। तो मैंने आपको कल बता ही दिया था कि मराठा संघ का अंत जो है वो 1818 में पुणे की संधि के तहत हुआ था। ठीक है। एक दूसरी चीज यहां से याद रखना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1822 में, यहाँ 1818 से 1822 में शुरू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में हम डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसा हम लोगों ने देखा था कि स्थायी बंदोबस्त आया था, स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ एक महलवाड़ी व्यवस्था जो मैंने बताई थी, वैसी ही रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि किसानों से डायरेक्ट क्या कर लिया जाता था, कर अंग्रेज वसूल कर लिया करते थे। तो इसकी बहुत ज्यादा दर होती थी। जो किसान जमीन को जोतता था वही किसान उसका मालिक रहता था। अगर वो कर नहीं देता था निरंतर, तो उसकी जमीन को छीन लिया जाता था। ऐसा इसमें होता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय के समय आई, जो कि रीड और मुनरो करके दो अंग्रेज थे, उनके सहयोग से शुरू की गई थी। ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हेस्टिंग्स द्वितीय के समय हुई थी, और रीड और मुनरो करके दो अंग्रेज थे, उनके सहयोग से ड्राफ्ट बना था। और इसमें जो रहता था, किसान से डायरेक्ट क्या कर लिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा कर ले लिया जाता था। अर्थात मध्यस्थता जो रहती थी जमींदारों की और महालवाड़ी में एक पटेल की, वो खत्म कर दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय आई, तो 1813 से 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आई थी। तो ये कुछ फैक्ट इसके थे। अगला फैक्ट है 1823 से लेकर 1828, लॉर्ड एम हस्ट बोलते हैं इसको, लॉर्ड एम हस्ट। तो लॉर्ड एम हस्ट का ज्यादा फैक्ट नहीं है, सिर्फ दो फैक्ट है यहाँ पर। पहला फैक्ट है बर्मा प्रथम युद्ध और बैरकपुर सैन्य विद्रोह। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बर्मा के साथ, बर्मा आंग्ल में युद्ध बोलते हैं इसको। ठीक है। हेलो सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं मैम? सर कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही? पता नहीं, वो ब्लैंक बता रहा है। नेट प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। देखो हम लोग फिर से मैं बताता हूँ, 1823 से 1828 में लॉर्ड एम हस्ट करके, उसमें दो फैक्ट याद रखना है। आंग्ल बर्मा युद्ध याद रखना है। आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था प्रथम, वो हुआ था लॉर्ड एम हस्ट के समय। और बैरकपुर सैन्य विद्रोह 1824। बस यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है एम हस्ट का, वो आता है कि अंग्रेजों के द्वारा
जो अंग्रेजों के द्वारा हम ये कहेंगे कि बैरकपुर अंग्रेजों की एक छावनी थी। वहां पर एक सैन्य विद्रोह, मतलब सेनाओं के बीच में एक विद्रोह हुआ था। वो किसके समय हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। और कब हुआ था? 1824 में हुआ था। तो एकमात्र घटना लॉर्ड एमहर्स्ट की ज्यादा प्रचलित है और इसी को आप याद रखने की कोशिश करना। 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये बैरकपुर 1857 में भी बहुत ज्यादा प्रचलित रहती है, क्योंकि बैरकपुर छावनी से ही 1857 की क्रांति का आगाज माना जाता है। ठीक है, तो बैरकपुर सैन्य विद्रोह जो है 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना। 5 साल के लिए ये व्यक्ति रहे थे। अब जो अगला व्यक्ति आ रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी की जगह से आते हैं और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। और इसलिए प्रचलित है, आप देखिएगा, एक तो ये व्यक्ति रहे 7 साल, 1828 से लेकर 1835। दूसरा, इस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक वो व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे ज्यादा समाज सुधार किया। ठीक है, इसलिए इन व्यक्ति को कहा जाता है भारत में समाज सुधारक के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को याद किया जाता है। क्वेश्चन यहां से आता है कि लॉर्ड विलियम का कार्यकाल कौन सा था? तो 1828 से लेकर 1835। एक फैक्ट याद रखना। दूसरा, किस मतलब गवर्नर जनरल को भारत में सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। हालांकि इसके बाद भी सामाजिक सुधार हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सामाजिक सुधार के रूप में अगर भारत में कुछ काम किया तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। देखो क्या क्या सामाजिक सुधार काम किए। तो 1828 में तो ये बने थे गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, सिर्फ बंगाल के। अब यहां से क्वेश्चन पहला ये है कि 1829 में सती प्रथा एक्ट राजा राम मोहन राय के सहयोग से पहला एक्ट आया था, जो कि भारत में एक बहुत बड़ी कुरीति जो थी, जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते थे, जिसमें हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी, वाइफ को उसकी चिता में जलना पड़ता था। अगर नहीं जलती थी तो समाज जबरदस्ती उसको धक्के देकर चिता में डाल दिया करते थे। तो ये समाज की जो बहुत बड़ी भारतीय कुरीति थी, उस कुरीति को मिटाने में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा एक्ट बनाया और सती प्रथा एक्ट को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अगर सोचो आज भी वो रहती तो आज की पढ़ी लिखी लड़कियां क्या कूद जाती हस्बैंड की चिता में? खुद ही विरोध कर देती, नहीं जाना हमको, दूसरी शादी कर लेगी। ठीक है, 1829 में सती प्रथा एक्ट याद रखना, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये एक्ट लेकर आए और ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि जो भारतीय रूढ़िवादी जो लोग थे ना, उन लोगों के लिए एक तरीके से क्या हुआ, उनको मतलब उकसाने का काम करा था इसमें। और यही एक ऐसी चीज थी जहां से भारतीय जो रूढ़िवादी लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थोड़ा सा। 1830 में ठगी प्रथा ये भी एक कुप्रथा थी एक तरीके से। तो इस ठगी प्रथा का जो अंत किया गया वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, और इसको लाने वाला व्यक्ति था कर्नल स्टीमैन। याद रखना, यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि ठगी प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1830 में किया गया। किस गवर्नर जनरल के समय किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय किया गया। किस अंग्रेज के द्वारा इसको तैयार किया गया था? तो कर्नल स्टीमन के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो ये फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना, कभी आए तो आपसे गलत ना हो। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम ने किया था। किस व्यक्ति के द्वारा इसका ड्राफ्ट लाया गया था? तो कर्नल स्टीमन के द्वारा ये ड्राफ्ट लाया गया था। अब दूसरी बात इन्होंने क्या की? नरबलि और शिशु हत्या। तो देखो शिशु हत्या का तो मैंने इसके पहले भी वेलेजली के उसमें भी बताया था आपको कि शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध तो उसने लगा दिया था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लेकिन जो नरबलि और शिशु हत्या जो थी, इस पर इसने फिर से काम किया विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, कि इसको फिर से इन्होंने क्या कर दिया? एक बार फिर से प्रतिबंध कर दिया। वेलेजली का मैंने आपको बताया था शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध जो लगाया था वो वेलेजली ने लगाया था। तो इस पर फिर से विलियम बेंटिंक ने काम किया, नरबलि और शिशु हत्या पर फिर से प्रतिबंध लगाया। तो एक फैक्ट यहां से याद रखना। दो महत्वपूर्ण फैक्ट तो ये है कि सती प्रथा का अंत 1829 और जो कर्नल स्टीमैन के द्वारा एक ठगी प्रथा जो है उसका अंत किया गया। एक फैक्ट ये है। दूसरा, विलियम बेंटिंक साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी सेवा में भेदभाव जो होता था उस भेदभाव का अंत किया था। ठीक है,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का जब गवर्नर था तो उसने मतलब सरकारी सेवाओं में जो भेदभाव होता था उस भेदभाव को क्या कर दिया था, समाप्त करने की कोशिश की थी। अर्थात भारतीय और अंग्रेजों के मध्य जो लोग काम करते थे उसमें जो भेदभाव होता था उस भेदभाव को इन्होंने पूर्ण तरीके से क्या किया था, समाप्त करने की कोशिश की थी। फिर एक एक्ट आया जिसे हम 1833 का चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उस एक्ट के तहत आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा एक्ट था जिसमें कंपनी का जो एकाधिकार 1813 में समाप्त किया गया था उस एकाधिकार को बरकरार रखा, मतलब एक तरीके से उसके अधिकार को और कम किया गया। साथ ही इस चार्टर एक्ट 1833 के तहत एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि जो विलियम बेंटिंक सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था वो व्यक्ति पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अर्थात कहने का मतलब है 1833 तक के जितने भी गवर्नर जनरल है वो सिर्फ बंगाल के रूप में याद करना। क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि बंगाल का पहला गवर्नर तो वो लॉर्ड क्लाइव है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वो वारेन हेस्टिंग्स है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ठीक है, अब बंगाल का अंतिम भी यही हुआ और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही हुआ। क्यों? क्योंकि 1833 के एक्ट के तहत इस गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो भारत का इसलिए बनाया गया था, आप देखिए यहां तक आते आते मराठा शक्तियों को समाप्त कर दिया था, मैसूर की शक्ति को समाप्त कर दिया था, पंजाब की ओर अंग्रेज बढ़ गए थे। साथ ही साथ अंग्रेजों जो मुगल थे उनको भी धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया था, पेंशन भोगी बना दिया था। तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से जो विलियम बेंटिंक था उसे बंगाल के गवर्नर से उठाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारा का सारा एक वीडियो है, मैं आपको बनाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट उसमें लगेंगे कि कौन प्रथम कौन अंतिम, फिर कौन प्रथम फिर कौन अंतिम, कहां से, इसका निश्चित रूप से। लेकिन अभी आप यहाँ याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब अगली बात यहां से आती है कि इसी विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में एक विधि आयोग की स्थापना हुई थी, और विधि आयोग की स्थापना इसलिए हुई थी, इसमें एक अंग्रेज इनकी काउंसिल में सदस्य था जिसे हम लॉर्ड मेकाले के नाम से जानते हैं। उस लॉर्ड मेकाले को उस विधि आयोग का, या हम ये कह सकते हैं प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1835 में उसका गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। ठीक है, दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मेकाले को कहा जाता है। अर्थात अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर हम भारतीयों की जो साहित्य और एजुकेशन है, अगर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इनका जो एजुकेशन है वो नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर लेकर आए थे। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मेकाले को कहा जाता है। और अगर कार्यकाल पूछे कि किस वाइस गवर्नर जनरल के समय आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय आया था। ठीक है, तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मेकाले ये शिक्षा लेकर आया था। दूसरा है, आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, हम लोगों ने मध्यकाल में इसको पढ़ा भी था। इस शेरशाह सूरी के कार्यकाल में एक उसने सड़क बनाई थी कोलकाता से लेकर लाहौर तक, जिसे हम शेरशाह सूरी ने बनाई थी, इसलिए उसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम ही दिया जाता है। लेकिन उसका बीच में नाम था जीटी ग्रांट ट्रक रोड। ठीक है, जीटी ग्रांट ट्रक रोड। इस जीटी ग्रांट ट्रक रोड का लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मरम्मत करवाई थी, ये याद रखिए। और ये लाहौर से कोलकाता तक थी, बाद में ये अमृतसर से कोलकाता तक हो गई थी। जो NH बन रहा है लंबे समय तक, नेशनल हाईवे प्रथम, वो यही सड़क थी। ठीक है, तो जीटी ग्रांट ट्रक जो रोड है, उस रोड की मरम्मत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुई थी। चूंकि ये भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसको आने जाने में सुविधाजनक बनाने के लिए उसने उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, और आखिरी इसमें फैक्ट है कि प्रथम विधि आयोग का मैंने आपको बता ही दिया है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, सती प्रथा का फैक्ट आता है, नर बलि पशु बलि का फैक्ट आता है, नर बलि और पशु बलि शिशु हत्या का फैक्ट आता है। दूसरा, मेकाले की शिक्षा से क्वेश्चन आता है। फिर तीसरा, विधि आयोग से क्वेश्चन आता है। प्रथम
भारत का गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आता है। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये सारी की सारी चीजें की गई थी, ठीक है। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है उसको इस बुक में याद रखना। और विलियम बेंटिंक वैसे भी चर्चित आदमी है। उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी बोल दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अगर समस्या आ रही हो। हेलो, अबे कोई तो बोला करो, आप कोई एक दूसरे को देख थोड़ी रहो। शर्म आ रही है। देखो, आ रही ना आवाज? आ रही सर। ओके। 1835 से 1836 के बीच एक साल के लिए एक व्यक्ति आता है जिसे हम चार्ल्स मेटकाफ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये चार्ल्स मेटकाफ वही व्यक्ति है जिसने लाहौर की संधि की थी 1809 में। याद रखिएगा, मैंने आपको कल बताया था हार्डिंग में कि चार्ल्स मेटकाफ ने राजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि की थी। वही व्यक्ति ये है। तो एक साल के लिए आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करके जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। 1836 में इसने समाचार पत्र जो छपते थे उसको स्वतंत्रता दे दी। होता क्या था कि अंग्रेज जो भारतीय समाचार पत्र थे उसमें अंग्रेजों को खिलाफ अगर कुछ छाप देते थे आप, तो उस प्रेस पर क्या करते थे अंग्रेज? प्रतिबंध लगा देते थे। तो चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया? समाचार पत्रों को ऐसी मुक्ति दे दी एक तरीके से कि आप जो छापना है छाप सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। 1836 में इसने समाचार पत्रों को क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। अर्थात वो कुछ भी अपने तरीके से अपनी अभिव्यक्त कर सकते थे। दूसरा एक इफेक्ट इसने बहुत बड़ी बात है ये भी, आज भारत में सबसे ज्यादा डाकघर, विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर है, याद रखिएगा। और पोस्ट ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है वो भी भारत में विश्व में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इसलिए है कि गांव-गांव तक इसका छोटे से छोटे ऑफिस बने हुए हैं। पोस्ट ऑफिस का आपने देखा होगा। तो इस पोस्ट ऑफिस या डाकघर की शुरुआत इसी व्यक्ति ने की थी, जिसे आज हम बैंक के रूप में परिवर्तित होते देख रहे हैं। बनी है एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस जो है बैंक बन चुका है। तो चार्ल्स मेटकाफ वो व्यक्ति था, एक साल के लिए आया लेकिन दो बड़े काम किए। पहला काम किया था प्रेस को मुक्त कर दिया था कि आप अपने अभिव्यक्त कर सकते हो। दूसरा, डाकघर की स्थापना का श्रेय भी इसी को जाता है। ठीक है, अगला फैक्टर यहाँ से है, तो क्वेश्चन याद रखना यहाँ से आता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है और डाकघर की शुरुआत करने वाला भी व्यक्ति यही था। फिर अगला आता है 1836 से 1842। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड करके एक, अब सोचो विलियम बेंटिंक से ये सब भारत के गवर्नर जनरल, याद रखना भारत के गवर्नर जनरल। अब ये बंगाल के नहीं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और भारत का प्रथम वायसराय भी विलियम बेंटिंक था। तो अब ये सब भारत के गवर्नर जनरल है। 1836 से 1842 तक एक व्यक्ति रहता है जिसे हम लॉर्ड ऑकलैंड के नाम से जानते हैं। और इसके समय की 2-3 घटना है, याद रखना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उस अफगान युद्ध में अंग्रेजों को बहुत क्षति हुई थी। तो पहला तो ये याद रखना कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है, एक फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो वो है 1839 से 42 में। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। दूसरा फैक्ट ये है कि इस ऑकलैंड के समय भारत के जो सरकारी स्कूल थे उस स्कूल में छात्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिस छात्रवृत्ति को हम अभी भी देखते हैं, आप लोग सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्तियां मिलती है। तो भारत में इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति ये था लॉर्ड ऑकलैंड, कि भारत के विभिन्न सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत करने वाला ऑकलैंड था। ठीक है, 1842 के आसपास। ठीक है, तो याद रखना भारत के सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। तो एक फैक्ट यहाँ से ये आता है। ठीक है, दूसरा, इस लॉर्ड ऑकलैंड ने यहाँ पे कैनिंग ने तो क्या किया था, सॉरी बेंटिंक ने तो क्या किया था, जीटी ग्रांट ट्रक रोड की मरम्मत करवाई थी। लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड ने इस रोड का नाम परिवर्तित करके शेरशाह सूरी का नाम रखा था। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम रखा था। और शेरशाह सूरी मार्ग इसलिए रखा था कि ये रोड उसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है
कि जीटी रोड का नामकरण किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत जब आजाद हुआ तो इसको नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाने लगा। तो 36 से 42 के बीच में 2-3 फैक्ट याद रखना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 42 तक, 3 वर्ष तक। फिर भारत में सभी सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत लॉर्ड ऑकलैंड के समय, और जीटी ग्रांड ट्रक रोड जो सड़क थी उस सड़क का नामकरण शेरशाह सूरी मार्ग किया गया। ठीक है, तो ये फैक्टर निश्चित रूप से जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों को इतनी आसानी से एक बार में चीजें नहीं याद रहेगी, क्रम ही याद नहीं रहेगा, लेकिन घटनाएं याद रख लेना। उस आधार पर आपको जरूरी नहीं आपको ये याद रहे। अगर आपको ये याद रहा ना कि सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत इस समय हुई थी, तो उस समय वो व्यक्ति था। जैसे समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। तो घटनाएं आप याद रख लो, इसका नाम याद रह जाएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो विलियम बेंटिंक के समय हुआ। विलियम बेंटिंक याद रखोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप सती प्रथा याद रखोगे, ठगी प्रथा याद रखोगे तो निश्चित रूप से याद रह जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि एक बार क्लास को सुन लेने से, पढ़ लेने से चीजें उस समय के लिए याद हो जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो भूला भी जाती है। और ये आप नहीं, ये मानवीय स्वभाव है, सबके साथ ऐसा होता है कि हर चीज भुला ही जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो, इंसान का जो मस्तिष्क है उसके साथ अगर कोई सी घटना घटित हुई है तो वो घटना उसके दिमाग से जाती नहीं। अगर मान लो मनुष्य की मेमोरी को ऐसा बनाया जाता कि वो किसी चीज को भूल नहीं पा रहा, तो आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, किसी को कॉलेज में किसी ने धोखा दिया हो और अगर उस चीज को वो नहीं भूल पाए तो शायद उसका करियर हमेशा के लिए वहां क्या हो जाता है? चौपट हो जाता है। इसलिए ये याद रखिएगा कि ये मानवीय स्वभाव है कि चीजों को भूलना जरूरी है, लेकिन ये ना भूले, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ना भूले। और ये भी भुलाएगी, लेकिन आपको बार बार पढ़ के इसको क्या करना है? याद रखना है। तो फिर से मैं आपको आकलन की चीजें बता देता हूँ। प्रथम आंग्ल युद्ध 1839 से 42, भारत के विभिन्न सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत, और जीटी रोड का नामकरण शेरशाह सूरी के नाम से किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और क्वेश्चन यहाँ से आते भी है। तो अगला है लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ी इसमें है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। लॉर्ड एलनबरो 2 साल के लिए रहा था, 42 से लेकर 44 तक। और इसने क्या किया था? इसने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इसको ऐसा कहा जाता है कि इसने कुछ काम नहीं किया था, इसलिए इसको कहा जाता है कुशल अक्रमण्यता की नीति। कुशल अक्रमण्यता की नीति, ये 2 साल रहे भाई साहब, लेकिन इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, मतलब कर्मठ ही नहीं रहे। इसलिए एक क्वेश्चन ये आता है कि किस गवर्नर जनरल को एक कुशल अक्रमण्यता का नीति का प्रणेता कहा जाता है? अर्थात उन्होंने 2 साल में ज्यादा कोई काम नहीं किए, सक्रिय नहीं रहे, कोई कर्म नहीं किया, इसलिए अक्रमण्यता का नीति का प्रणेता कहा जाता है। या इस समय को ऐसा कहा जाता है कि कुशल अक्रमण्यता की नीति का समय 2 साल जो है। लेकिन फिर भी जाते जाते एक काम तो कर ही गए। एक काम ये कर गए कि ये भी भारत की बहुत बड़ी कुरीति थी, दास प्रथा। उस दास प्रथा का अंत एलनबरो ने किया था। याद रखिएगा, दास प्रथा ऐसा था, आपने मुगलों के समय भी पढ़ा होगा कि जब किसी का विवाह होता था तो उसके साथ बहुत सारे दास दान किए जाते थे। और दास एक्चुअली में बहुत पुरानी प्रथा है, और यहीं की नहीं, विश्व के स्तर पे भी अगर हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसका जिक्र मिलता है कि दास प्रथा एक ऐसी कुरीति थी जिसमें इंसान को दास मान लिया जाता था। और इवन अरस्तु प्लूटो जो है, जिसका प्राचीन काल में नाम चलता था, वो तो ऐसा भी बोलते उसमें से एक व्यक्ति कि दास है ना जो जन्मजात होते हैं, तो वो भी बहुत बुरी बात बोल के गए। तो दास प्रथा का अंत करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड एलनबरो। और कब की थी? 1843 में। लेकिन इसके शासनकाल को फिर भी कुशल अक्रमण्यता की समय या नीति कहा जाता है ना? कुशल अक्रमण्यता की नीति का समय कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा कोई खास सक्रिय काम नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसके शासनकाल को कुशल अक्रमण्यता का शासनकाल कहा जाता है? तो लॉर्ड एलनबरो को कहा जाता है। और दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1842 में हुआ। तो एक फैक्ट यहाँ से, 2 फैक्ट एलनबरो के बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल में इन्होंने एक काम किया और दूसरा काम तो उनको उसमें जाना जाता है। अगला है 44 से लेकर 48 तक। 1844 से लेकर 48 तक जो व्यक्ति है उसे लॉर्ड हार्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये लॉर्ड हार्डिंग
प्रथम है एक लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग जो था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में, जब आपको आंग्ल सिख युद्ध या मैं जब आपको रणजीत सिंह पढ़ा रहा था पंजाब का शासक, तो उसमें उसका अंतिम शासक था एक कम उम्र के आयु का व्यक्ति था जिसे हम दिलीप सिंह के नाम से जानते हैं। उनके मध्य ये युद्ध हुआ था आंग्ल सिख युद्ध 1845 में, ये युद्ध अंग्रेज जीत गए। फिर इस युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई 1846 में, वो भी राजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और इसी के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, यहाँ पर नमक कर को कम कर दिया था। तो 3 फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। 1844 से 48 के मध्य लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में, जो कि पंजाब के कम उम्र या अल्प आयु के जो राजा थे जिसे हम दिलीप सिंह के नाम से जानते हैं, उनके मध्य, और उसमें भी एक रानी थी, शायद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, जिंदाल, रानी जिंदाल, उनके मध्य हुआ था आंग्ल सिख युद्ध 1845 जो है। रानी जिंदाल ने दिलीप सिंह का संरक्षण किया था, ठीक है। तो उनके मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें जिंदाल को बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से हार गई थी वो। दूसरा है, इस युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई थी, अर्थात अंग्रेजों ने लाहौर की संधि करके जो पंजाब का शासक था या पंजाब का जो शासन था उसको अपने अधीन करने की कोशिश की थी। उसके बाद 1848 में तो जाके क्या कर दिया था, दिलीप सिंह को तो पढ़ने भेज दिया ब्रिटेन के लिए और पंजाब के शासन को अपने हाथ में मिला लिया था। तो वो अगले उसमें आएगा गवर्नर के उसमें। तो यहाँ से याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग के रूप में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 हार्डिंग के समय हुआ। दूसरा, लाहौर की संधि हार्डिंग के समय हुई 1845-46 में, और नमक कर पे इसने थोड़ा सा कम कर दिया था। तो ये इसके फैक्ट है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हमने कितने व्यक्तियों को पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 व्यक्तियों को आज हमने पढ़ा। निश्चित रूप से आप लोगों को अगर चीजें नहीं भी समझ में तो आप दोबारा मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट, आपको पीडीएफ इसका मैं भेजूंगा और इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और उस व्यक्ति से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं भारत के लिए। अच्छा हम इसलिए कह सकते हैं कि ट्रेन लाने वाला व्यक्ति वो है, भारत में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति वो है, ठीक है, लेकिन उसने एक काम गलत किया कि उसने एक हड़प नीति शुरू की थी और उस हड़प नीति के कारण वो खराब व्यक्ति माना जाता है। तो यहां से अगला व्यक्ति जो आ रहा है 1848 से लेकर 1856, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। सब लोगों ने नाम सुना है लॉर्ड डलहौजी को, डलहौजी की हड़प नीति भी सब लोगों ने सुनी है। लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति है जो 1848 से लेकर 1856 तक बनता है। तो इसने पंजाब को अपने अधीन मिलाया था। एक तो फैक्ट है याद रखना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसके समय हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आवाज आ रही है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848, ठीक है, पहला फैक्ट याद रखो। दूसरा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये भी दिलीप सिंह के समय हुआ था, और जो राजा दिलीप सिंह जो थे पंजाब के शासक, क्या आवाज नहीं आ रही क्या, दिलीप सिंह, उनको पढ़ने के लिए भेज दिया ब्रिटेन, ठीक है, पढ़ने के लिए कहां पर भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया, और इन्होंने पंजाब पर क्या कर लिया, शासन कर लिया। तो लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति है जिसने पंजाब को अपने अधीन कर लिया था और दिलीप सिंह को पढ़ने भेज दिया था कि जाइए आप पढ़िए, हम लोग आपके यहाँ पे राज करेंगे। तो आंग्ल द्वितीय सिख युद्ध 1848 में, प्रथम युद्ध किसके समय हुआ, हार्डिंग के समय, द्वितीय युद्ध किसके समय हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। तो एक फैक्ट तो यहाँ से ये याद रखना। दूसरा फैक्ट ये याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम जो राज्य है आज का, उस सिक्किम राज्य को इसने अपनी हड़प नीति के तहत क्या किया था, शामिल किया था, ठीक है। तो इसलिए कर लिया था इसने अंग्रेजी सरकार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया और उसको हड़प लिया। क्या करता था लॉर्ड डलहौजी, उसकी हड़प नीति ये बोलती है कि जब उसकी बात कोई नहीं मान रहा है तो वो क्या करता था, उस राज्य को हड़प लेता था। जैसे एक वेलेजली आया था, उसने सहायक संधि शुरू की थी कि पहले दोस्ती करो और फिर क्या करो, उसको धोखा दे दो, ठीक है, ये तो वेलेजली लेके आया था। लेकिन इसने क्या किया कि कुछ राज्यों पर ये आरोप लगा देते थे
कि अंग्रेजों के खिलाफ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, सॉरी अंग्रेजों से आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, इसलिए ये क्या करता था, उन राज्यों को हड़प लेता था, मतलब डॉक्ट्रिन बोला जाता है इंग्लिश में इसको, उस राज्य को अपने इसमें मिला लेता था। तो सिक्किम राज्य को अंग्रेजों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम राज्य को इसने अपने इसमें मिला लिया था। एक फैक्ट याद रखना। फिर विलय नीति भी कहा जाता है इसको, हड़प नीति भी कहा जाता है, इसको अच्छी भाषा में विलय नीति कहा जाता है। तो विलय नीति इसका क्या था, विलय नीति यही था हड़प टाइप का कि अगर कोई राजा जो था, जैसा वहां पर भी आया था, कहां पर वेलेजली केस में भी, कि कोई राजा अगर निसंतान मर जाता था तो उस राज्य पर ये क्या कर लेता था, अधिकार कर लेता था। तो इस प्रकार से सतारा, जयपुर, ठीक है, सतारा, जयपुर, उदयपुर, झांसी, ठीक है, सतारा, जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी राज्यों को इसने विलय नीति या अपनी हड़प नीति की तहत मिलाया था। क्वेश्चन यहां से यह आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने किन राज्यों को अपनी नीति के तहत अपने राज्य में मिलाया था। तो ये पांच राज्य याद रखना, सतारा, जयपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, लॉर्ड डलहौजी ने। और सिक्किम को तो मिलाया था, लेकिन सिक्किम को मिलाया था को आरोप लगाकर कि आपने अंग्रेजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और इनको मिला लिया था किसी को इनके यहाँ पे संतान नहीं हुई। जैसे झांसी को आपने देखा होगा, झांसी में रानी झांसी का शासन संभाला था, तो वो इसी के समय की बात है। और इसी के बाद फिर क्या होता है, वहां पर 1857 की क्रांति भी होती है। तो कुछ राज्यों को इसमें ऐसे मिलाया था। तो ये 6 राज्य याद रखना जिसने लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विलय नीति या हड़प नीति के तहत क्या किया था, मिलाया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहां से आता है कि एक ऐसी शिक्षा के लिए एक एक्ट लेके आया जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। एक बार प्री में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले कि चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध किससे है। तो आंसर उसका था शिक्षा से, और शिक्षा से भी है तो उच्च शिक्षा से है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था, याद रखना 1854 में। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था, जो लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया था, उस लॉर्ड मेकाले की अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने क्या किया था, और अधिक विस्तार किया था। तो ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये चार्ल्स वुड जो एक व्यक्ति का नाम है अंग्रेज का, जिसके मतलब एक समिति बनी थी, उस समिति ने जो मेकाले का जो विधि आयोग था, उस विधि आयोग में इसने क्या किया था, रिव्यू किया था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में थोड़ा सा याद रखना। भारत में पहली ट्रेन लाने वाला जो व्यक्ति है वो भी लॉर्ड डलहौजी है। भारत में पहली ट्रेन लाने वाला व्यक्ति 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के एरिया में पहली ट्रेन भारत में चलाई गई थी। तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई थी। तो अंग्रेजों ने जो ट्रेन चलाई थी ना, वो भारतीयों के लिए नहीं चलाई थी, वो उन्होंने अपने संसाधनों को आसानी से बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए भारत में ट्रेन की स्थापना की थी। लेकिन बाद में वो यात्रियों के लिए बनी, और आज उसका जो सबसे बड़ा जो अमला है, विश्व में सबसे ज्यादा ट्रेन का जो अमला है वो भारत में है। ठीक है, लगभग 12 लाख जनसंख्या, 14 लाख जनसंख्या उसमें कार्यरत है सरकारी नौकरियों की तरह। तो ट्रेन की शुरुआत किस वाइस गवर्नर जनरल के समय हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, मतलब उस समय इसको बम्बई बोला जाता था ना, बम्बई से ठाणे वहां पर एक जगह का नाम है, 34 किलोमीटर के एरिया में पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाई गई थी पहली रेल लाइन। ठीक है, तो इनके बहुत सारे फैक्ट हैं, हम लोग आज की क्लास में उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप लोग घर पे रहे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी एग्जाम जो है 20 जून को भी हो जाए, 80% चांस है 20 जून का होने का। इसलिए करंट अफेयर से अपनी पकड़ बना के रखिए, पेपर पढ़ते रहिएगा। जैसे अब कल सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं जायसवाल साहब, सुबोध करके नाम है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो पढ़ते रहना, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है उस पर तो बिल्कुल पकड़ बना के रखना। निश्चित रूप से अगर एग्जाम आएगी तो 2-4 दिन के लिए हम उस पर डिसीजन हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन आपका फर्ज भी ये बनता है कि इन 2 सब्जेक्ट से पीएससी जैसी एग्जाम आसानी से पास नहीं होती है, इसके लिए हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि अगर आयोग से संबंधित अगर आपको अभी कोई सी क्लास सुनना है तो
एक मेरे YouTube चैनल पर मैं एक लिंक सर, मेरा एक साथी अधिकारी है अनिल धाकड़ सर, उनकी लिंक को मैं मेरी लिंक पर शेयर कर दूंगा। आप उस पर जाके आयोग के वीडियो को सुन सकते हो, क्योंकि आयोग की वीडियो उनकी लिंक पर वो डेली बना रहे हैं और उस पर शेयर भी कर रहे हैं। तो अगर आपको आयोग सुनना है, जो 15 आयोग पीएससी प्री में भी है और मेंस में भी उनका रोल है, तो उस लिंक पर आप जाके आयोग को सुन सकते हो। छोटे छोटे वीडियो है, आप आसानी से आयोग याद कर सकते हो। मेरे साथी अधिकारी है, मेरे साथ में ही जॉब करते हैं, तो आप उसको आसानी से सुन सकते हो। तो इसी के साथ आप घर पे रहें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल भी रखें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से शेयर करें पढ़ने के मामले में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।